बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ उज़ैर इकबाल खत्री और आज हम यहाँ परफ्यूम के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने डिस्कस करना है कि सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट जब आप बना रहे होंगे परफ्यूम का एक इंग्रेडिएंट, तो उसमें एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू आप किस तरह से वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक, तो वो जो प्रोडक्ट होगी वो बेसिकली परफ्यूम का एक इंग्रेडिएंट होगी जो कि ओडोरस सब्सटेंसेस के तौर पर काम करेगा। तो उसको इनिशिएट करने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि परफ्यूम जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। तो परफ्यूम जो है वो बेसिकली तीन चीज़ों से बना हुआ होता है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास। नंबर 1 वेहिकल, नंबर 2 फिक्सेटिव and number 3 odorous substances. फर्दर व्हीकल जो है वो सॉल्वेंट होता है एज यू ऑलरेडी नो। फिक्सेटिव्स जो है ये सॉल्वेंट है हमारे पास। ये जो है एनिमल बेस्ड भी होती है या सिंथेटिक भी होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, और जो ऑडोरस होती है वो आपके ऑडोरस सब्सटेंसेस चार तरह से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेचुरली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आप करते हैं आइसोलेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। आइसोलेट्स में बेसिकली आप किसी ऑयल को उठाते हैं, ऑयल को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑयल का एक छोटा सा पार्ट भी अगर आपने एक्सट्रैक्ट करके मतलब आइसोलेट कर दिया उसको, तो वो आइसोलेट कहलाता है। वी विल डिस्कस इट इन दिस क्लास। आइसोलेट, एक आइसोलेट से एक्सट्रैक्शन करेंगे हम और एक आइसोलेट को हम एक्सट्रैक्ट करके एक सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सेमी सिंथेटिक आपका प्रोडक्ट क्या है? ये है आपका ऑडोरस सब्सटेंस। ठीक है, तो नेचुरली हो गया, आइसोलेट्स हो गए, सेमी सिंथेटिक हो गए और सिंथेटिक हो गए। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिंथेटिक जो होता है वो आपका कम्प्लीटली जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, दो केमिकल्स को मिला दिया आपका प्रोडक्ट बना ऑडोरस सब्सटेंस, वो सिंथेटिक होगा। सेमी सिंथेटिक में क्या होगा कि आपने नेचुरल रिसोर्स से जो है वो एक छोटा सा आइसोलेट लिया और उसको जो है वो किसी केमिकल के साथ ट्रीट करवाया और आपने प्रोडक्ट बना लिया। वो प्रोडक्ट आप एज ए ऑडोरस सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। आज हमने जो है वो सेमी सिंथेटिक ऑडोरस सब्सटेंस को डिस्कस करना है जिसमें आप एक प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे जो कि कहलाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू आप किस तरह से एक ऑडोरस सब्सटेंस बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये सेमी सिंथेटिक प्रोसेस है। सेमी सिंथेटिक समझ लें ऑडोरस सब्सटेंस है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है बेसिकली आपने एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया है जिसमें एक प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया है ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। ठीक, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपने करवाना है नंबर 1। योगनोल क्या है? योगनोल जो है वो बेसिकली आपका जो है वो आइसोलेट होता है किसका? ऑयल ऑफ क्लोव्स का। ठीक है, अच्छा, एक आपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस योगनोल से आपने एक प्रोडक्ट बनाना है वैनिलीन। ठीक है, वैनिलीन जो है वो आपका एक ऑडोरस सब्सटेंस यूज होता है इंडस्ट्रियली भी, जो कि मास्क कर देता है बहुत सारे फ्लेवर्स को या बहुत सारी जो है वो अनप्लीजेंट स्मेल को। कोई भी प्रोडक्ट बन रहा होता है, जैसे कार्डबोर्ड बन रहा होगा इंडस्ट्री के अंदर, तो उसकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी अनप्लीजेंट होती है। तो आप क्या करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग के दौरान वैनिलीन डाल देते हैं। ठीक, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप उसकी ओडोर को मास्क कर लेते हैं। ठीक, तो योगनोल से आपने बनाना है वैनिलीन। योगनोल जो है वो आइसोलेट है ऑयल ऑफ क्लोव्स का। और दूसरा जो है आपने बनाना है लिग्निन। लिग्निन से आपने बनाना है वैनिलीन। ठीक है,
लिग्निन क्या पार्ट होता है? लिग्निन जो है वो वुड का एक समझ लें नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीमर पार्ट होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जब आप बना रहे होते हैं, पेपर बना रहे होते हैं या पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनका एक वेस्ट निकल रहा होता है जिसको कहते हैं सल्फाइड लिक्विड, ठीक है। तो जो सल्फाइड लिक्विड आ रहा होता है तो उसके अंदर लिग्निन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको ट्रीट करवा कर वेनिलीन भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखते हैं कि किस तरह से ये बना रहे हैं। तो पहला प्रोसेस जो आपने योगनोल से बनाया है, योगनोल से आप किस तरह बनाएंगे? योगनोल जो है इसका एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपके पास योगनोल है। योगनोल से आप आइसोमराइजेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ KOH, तो ये बन जाता है आइसोयोगनोल। और फिर आइसोयोगनोल से आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है? इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आइसोयोगनोल से जब ऑक्सीजन आ जाता है तो ये बन जाता है आपका वेनिलीन, ठीक है। अब वेनिलीन ये तो आपका हो गया केमिकल रिएक्शन, सही। इसकी आइसोमराइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके पास जो वेनिलीन का फॉर्मूला है, यहाँ मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। तो जब ऑक्सीजन आ रहा होगा, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो डबल बॉन्ड पर हिट करेगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ था पहले, इसको मुझे फर्स्ट यहाँ शिफ्ट करना था, तो डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट किया विद द हेल्प ऑफ KOH। और फिर जब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर ये हिट करेगा नाइट्रोबेंजीन और आपका बना देगा वेनिलीन, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस क्या है कि भाई आपने जो है वो KOH जो है कुछ कंडीशंस ये हैं कि KOH आपने फर्स्ट स्टेप जैसे 1 से 2 जब जाएंगे तो KOH आपका होगा 50% एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और 50% एक्वस सॉल्यूशन होगा, और योगनोल की और इसकी जो क्वांटिटी होगी, जैसे योगनोल जो है वो होगा 1 to 1.5 टाइम्स दिस KOH जो कि 50% है, ठीक है। तो आपने KOH की क्वांटिटी जो है वो जितनी भी ली हुई होगी तो उसके बराबर या उससे 1 से 1.5 गुना ज़्यादा आपने योगनोल की क्वांटिटी लेनी है। तो ये आपका जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब योगनोल जो है वो आइसो योगनोल में चेंज हो जाएगा। और इसका जो रिएक्शन टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री से 210 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा। अच्छा, ये पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ कन्वर्जन। यहाँ पर इसको जब कन्वर्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपने एक टर्म यूज करते हैं रिफ्लक्स का। रिफ्लक्स क्या होता है? बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने जो है वो ये रिएक्शन परफॉर्म किया एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, जब आपके वेपर जब जा रहे होंगे और दोबारा से कंडेंस हो रहे होंगे ना उसी रीजन के अंदर, तो ये रिफ्लक्स कहलाता है, ठीक है। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन हो रही हो तो वेपराइजेशन से कंडेंसेशन होती है, ये कहलाते हैं रिफ्लक्स, ठीक। तो यहाँ पर रिफ्लक्स हो रहा होता है, तो ये कहता है कि भाई रिफ्लक्स होगा ये कितने टेम्परेचर पर? ये होगा आपका 105 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिफ्लक्स होगा आइसोयोगनोल से योगनोल में जब कन्वर्ट होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब ये मिक्सचर होगा ऑब्वियसली तो KOH जो है इसके अंदर एक्वस यूज हो रहा होता है, तो नाइट्रोबेंजीन जो है जब इसकी ऑक्सीडेशन करेगा तो इसको एक्वस KOH का सामना करना पड़ेगा। तो कहा यह जाता है कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो एक्वस लेयर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, तो इसके अंदर आप एक छोटा सा पार्ट डाल देते हैं किसका? बेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनेट का। ये इसलिए डालते हैं
ताकि ये उस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, जब डिज़ोल्व हो जाएगा और टेम्परेचर आपने दिया कितना 110 105 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें जो है वो ये रिएक्शन अकर होगा, आइसोयूग्नोल से वैनिलीन बन जाएगा। ठीक, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इस वैनिलीन को कूल डाउन करना है। कितना कूल डाउन करना है, 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप इसको कूल डाउन करेंगे तो आप जो है इसके अंदर एसिड डाल देंगे। जब आप एसिड डालेंगे तो वो एसिड जो है, वैनिलीन जो है उस एसिड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। जब आप एसिड के अंदर उस वैनिलीन को डिज़ोल्व कर देंगे तो इसके बाद आपने इसको प्योर कर दिया, प्योरीफाई कर दिया। प्योरीफाई करने के बाद आपने किसी सॉल्वेंट के थ्रू उस वैनिलीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और वो जो सॉल्वेंट है वो है बेंजीन। मतलब बेंजीन से आपने इसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। ठीक, और मिनरल एसिड कोई भी हो, उस मिनरल एसिड से इसको, जैसे H2SO4 है, H2SO4 से आपने जो है वो उसको एसिडिफाई करना है। एसिडिफाई करेंगे तो ये क्या होगा, उसके अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका वैनिलीन बनाने का प्रोसेस थ्रू ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं लिग्निन से किस तरह वैनिलीन बनाया जाता है। लिग्निन से वैनिलीन बनाना है। जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री होती है उसका जो है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री का जो वेस्ट आ रहा होता है, जो सल्फाइड लिक्विड होता है, उसको आपने ट्रीट करवाना होता है। अच्छा, सल्फाइड लिक्विड को आप क्या करवाते हैं, जिसके अंदर लिग्निन होता है, इसको आप कुक करवाते हैं या ऑक्सीडाइज करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर कितना, 9 to 14 बार्स। ठीक है, ये हाई प्रेशर होता है और उसको आधे घंटे तक पकाना है। ये ट्रीटमेंट है आधे घंटे का। वो जो वैनिलीन की बात थी, वैनिलीन का जो रिएक्शन था वो 6 घंटे का था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपने जो है वो आधे घंटे तक इस कंटेंट को पकाना है। किसमें, अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर। अल्कलाइन सॉल्यूशन इसमें किस तरह प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर आप डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। ये बनेगा आपका इसके थ्रू अल्कलाइन सॉल्यूशन, और फिर एट द लास्ट जो है वो इसकी अल्कलाइन सॉल्यूशन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये बन जाएगा आपके पास वैनिलीन। ठीक है, इस वैनिलीन को जो है वो आप प्यूरिफाई करते हैं किससे, सोडियम बाइसल्फाइड के सॉल्यूशन से, सैचुरेटेड। ठीक है, और जिसमें जो है जब आप इसको प्यूरिफाई करेंगे, इसका ये है कि वैनिलीन इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। जब वैनिलीन इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर एक्सट्रैक्शन आप करेंगे इसकी बेंजीन से या आइसोप्रोपेनॉल से। ये बोथ आर गुड सॉल्वेंट। ठीक है, बट बेंजीन इज इनमिसेबल टू वाटर। ठीक है, तो ये बन गया आपका सल्फाइड कंटेंट। कितना टाइम हो गया, 15 मिनट हो गया। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस करना है, ये हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस को डिस्कस किया है टू प्रोड्यूस वैनिलीन। अब हमने डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड बड़ा कॉमन सा प्रोडक्ट है।
बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जो है वो फ्लेवर इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है। इसके अलावा जो है वो परफ्यूम्स में भी यूज होता है। इसके अलावा जो है एक अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट भी है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज होता है, ठीक है। अच्छा, बेंजल्डिहाइड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक टेक्निकल ग्रेड होता है और एक जो है वो रिफाइंड ग्रेड होता है। जो रिफाइंड ग्रेड होता है वो फ्लेवर इंडस्ट्री की तरफ जाता है, और जो टेक्निकल ग्रेड है उससे आप दूसरे केमिकल्स की सिंथेसिस कर होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया और सैनेमिक एसिड हो गया, ठीक है। अच्छा, और कुछ एल्डिहाइड्स और कुछ आपने डाइज इंडस्ट्री के अंदर भी इसको यूज़ किया होता है। तो ये आपका जो ग्रेड होता है वो टेक्निकल ग्रेड होता है। जब आप परफ्यूम बना रहे होते हैं तो परफ्यूम के अंदर आपने जो है इसका जो ग्रेड यूज़ करना होता है ये होता है रिफाइंड ग्रेड। रिफाइंड ग्रेड के अंदर क्लोरीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लोरीन फ्री बेंजल्डिहाइड यूज होता है, सही। क्योंकि क्लोरीन जब आप बात करते हैं तो क्लोरीन एक इसका टेक्निक है, जब आप बेंजल्डिहाइड को जो बना रहे होते हैं तो उसके अंदर क्लोरीन भी शामिल होती है, वो बता दूंगा किस तरह से है। तो टेक्निकल ग्रेड जो है वो एज एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ अदर केमिकल्स लाइक बेंजोइक एसिड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टेक्निकल होता है इसका ग्रेड, और एक होता है रिफाइंड ग्रेड, ठीक है। टेक्निकल जो है वो अदर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होता है एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। जबकि रिफाइंड ग्रेड को जो है आप परफ्यूमरीज की तरफ लेकर आते हैं, सही। टेक्निकल ग्रेड और रिफाइंड ग्रेड दोनों को जो है आप दो तरह से बना सकते हैं। एक होती है वेपर फेज, इसकी वेपर फेज ऑक्सीडेशन से भी बन सकता है, और एक जो है वो एक वेपर फेज से हो सकता है और एक लिक्विड फेज से, ठीक है। वेपर फेज ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, वेपर फेज के अंदर दोनों इंग्रेडिएंट्स या दोनों रॉ मटेरियल वेपर फेज के अंदर होंगे और फिर वो रिएक्शन करेंगे और फिर आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। जबकि लिक्विड फेज के अंदर एक जो है वो कंपोनेंट लिक्विड का होना जरूरी है, सही बेटा। अच्छे रिफाइंड ग्रेड के अंदर जो है वो क्लोरीन फ्री होना चाहिए। तो कुछ जो है वो बेंजल्डिहाइड को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि टॉलिन को जो है उसकी क्लोरीनेशन होती है, ठीक है। जब क्लोरीनेशन करते हैं टॉलिन की तो बेंजाइल क्लोराइड बना देते हैं। ये बेंजाइल क्लोराइड जो है इसकी आप एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो जब आप रिफाइंड ग्रेड बना रहे होंगे तो आप ये प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्लोरीन भी ऐड हो रहा है। अगर आप इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम क्लोरीन, ठीक है। तो अच्छा, मैं बता रहा था कि बेंजल्डिहाइड को आप दो तरह से बना सकते हैं, एक वेपर फेज ऑक्सीडेशन से और एक लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन से, ठीक है। दोनों की एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि वेपर फेज के अंदर आपने बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाया और लिक्विड फेज को बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाया। This is the very first time I'm making the video. I don't know how it's going to be work. Sorry if I am using the notebook, but I have made the notes especially for this purpose. ठीक, बेंजल्डिहाइड का जो है वो फॉर्मूला है बेंजीन है, इसके ऊपर जो है वो एल्डिहाइड का एक ग्रुप है CHO, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड है। अच्छा, आपने बनाना है टॉलुइन के थ्रू। तो अच्छा, पहले आपने डिस्कस करना है वेपर फेज। वेपर फेज ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन, ठीक है। टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, सही। अच्छा, इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन बाय एयर करते हैं, और चूंकि ये वेपर फेज है तो फिर इसका जो टेम्परेचर है वो भी हाई होना चाहिए, जो कि हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, सही। एयर के थ्रू आपने इसकी ऑक्सीडेशन की हुई होती है, और इसमें एक कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इसमें
अच्छा, यहाँ पर बन गया आपका CHO। यहाँ कैटलिस्ट जो है कॉम्बिनेशन है दो कंपोनेंट्स का, एक यूरेनियम ऑक्साइड है, यूरेनियम ऑक्साइड जो कि 93% है, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड है जो कि 7%। कहा ही जाता है कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं तो रिलेटिवली आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलती है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि जब भी आप जो है वो कैटलिस्ट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दीज टू टर्म्स, एक एक्टिविटी और एक सेलेक्टिविटी, ठीक है बेटा। एक्टिविटी क्या होती है, सेलेक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी जो है वो रेट ऑफ कन्वर्जन है कि आया कि आपका रॉ मटेरियल जो है या आपके रिएक्टेंट्स जो है वो कितना % कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो दैट इज बेसिकली एक्टिविटी। इट इज नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन द कैटलिस्ट दैट हैज बीन चूज़न। रेट ऑफ कन्वर्जन लाइक परसेंटेज रिएक्शन, ठीक है, कि परसेंटेज ऑफ या % ऑफ रॉ मटेरियल्स, सॉरी रॉ मटेरियल्स नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स। परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये सेलेक्टिविटी में देखते हैं कि आपने जो है वो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो कितना % बना है, ठीक। लेट सपोज हम A और B को मिला रहे हैं और C और D बन रहा है, डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा C है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें सेलेक्टिविटी C के लिए कितनी अच्छी है, सही। तो आप विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट की बात करते हैं, वहाँ पर रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप एक्टिविटी की बात करेंगे। सेलेक्टिविटी में आपने डिजायर्ड प्रोडक्ट की जो है वो % या कंसंट्रेशन कितनी बन रही है उसमें सेलेक्टिविटी में बताएंगे। तो इसमें आप ये कहते हैं कि आपने जो है वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को डिस्कस किया है, ठीक है बेटा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि परसेंटेज ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सही, द प्रोडक्ट स्ट्रीम ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग रिएक्टेंट्स। अच्छा, इसमें आपने जो मैंने आपको बताया यूरेनियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड 93 और 7% रिस्पेक्टिवली जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा आप एक और यूज़ कर सकते हैं सिल्वर वैनेडेट। यहाँ पर आप सिल्वर वैनेडेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वही एक डिटेल पर आ जाती है कि इसकी एक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें फिर सेलेक्टिविटी पर मैटर आ जाता है कि सेलेक्टिविटी इसकी अच्छी है कि नहीं, तो ये एक बड़ी सी डिटेल स्टडी हो जाती है, सही। तो यहाँ पर हमने वेपर फेज देख लिया, अब हमने देखना है लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। तो लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन में आपने ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, तो इसमें आपने जो है वो फेनॉल लिया है लिक्विड फेज में, और इसमें आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड H2SO4 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर पर, वैसे इसका जो है वो आप अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले जा सकते हैं, अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक। तो आपने जो है वो मिनिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड H2SO4, तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है बेंजाइड, ठीक है। कुछ छोटा सा पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है। इन लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन देयर इज कंपोजिट कैटलिस्ट सिस्टम कंटेनिंग मैंगनीज एंड ल्यूइस एसिड
और इसका जो टेम्परेचर है वो बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है बिल्कुल। और इसको जो है टाइम दिया जाता है 3 से 5 घंटे का, 3 to 5 आवर्स के लिए इसको रख दिया जाता है, ताकि आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए और कन्वर्जन हो जाए रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के अंदर। एज प्रोमोटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो आपने जो है इसकी, अच्छा सेपरेशन टेक्निक्स क्या क्या है हमने इसको भी डिस्कस किया है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी हो सकती है, डिस्टिलेशन भी हो सकती है, ठीक। तो हम इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से भी सेपरेटेड आउट कर सकते हैं और इसको डिस्टिलेशन के थ्रू भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको सेपरेट करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या डिस्टिलेशन से, तो पीछे रह जाएगा मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक। तो उसको भी आप रीयूज कर सकते हैं, सही। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्पीनियोल्स। अच्छा, अब तक हम ऑक्सीडेशन में पढ़ चुके हैं वेनिलीन। वेनिलीन को आपने बनाया है लिग्निन के थ्रू और योगनोल के थ्रू, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बेंजल्डिहाइड के 2 प्रोसेसेस पढ़ लिए, जिसमें एक आपने लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन पढ़ा और दूसरा आपने गैसियस फेज या वेपर फेज पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने पढ़ना है टर्पीनियोल्स। फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक में इसको कवर करूंगा, टर्पीनियोल्स। टर्पीनियोल्स बेसिकली क्या है? टर्पीनियोल्स का एक फॉर्मूला है, इट इज नॉट बेंजीन, ठीक है। ठीक है, ये अल्फा टर्पिनियोल है, ये बीटा टर्पिनियोल है, ये गैमा टर्पिनियोल। फर्क क्या है इसकी? बस जो एलोकेशन है डबल बॉन्ड की, वो एक पहले में जो है वो विद इन द रिंग है, दूसरे में जो है वो आउटसाइड ऑफ द रिंग। दिस इज नॉट बेसिकली द रिंग, बट इट इज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लाइक रिंग, ठीक है। और एक जो है वो डबल बॉन्ड है आपका दूसरी जगह पर, ठीक। तो स्ट्रक्चर तीनों को ऑलमोस्ट सेम है, बट दे आर बेसिकली आइसोमर्स। तो टर्पीनियोल्स क्या होते हैं? टर्पीनियोल्स इन तीनों का जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कंटेंट होता है अल्फा का। तो आप जब भी टर्पीनियोल की एक जनरल जो डायग्राम बना रहे होते हैं या इसका फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, वो आप अल्फा टर्पीनियोल से इसको शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मेजर पार्ट क्योंकि अल्फा वाला होता है। तो टर्पीनियोल जो है वो बेसिकली क्या होता है? टर्पीनियोल जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो ऑडोरस सब्सटेंस समझने इसको, एक बहुत अच्छी ऑडोर रखते हैं अपने अंदर, और जो है वो परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सोप्स इंडस्ट्रीज, इन तमाम इंडस्ट्रीज में अंदर एज अ परफ्यूमरी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, टर्पीनियोल्स जो है वो बेसिकली एक आइसोलेट है किसका? पाइन ऑयल का। आपने पाइन ऑयल निकाल दिया, ठीक है। पाइन ऑयल से आपने एक इसका आइसोलेट निकाला टर्पीनियोल, जिसका फॉर्मूला है। इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसको आप सिंथेटिकली या सेमी सिंथेटिकली भी बना रहे होते हैं, सही। तो सेमी सिंथेटिकली आपने बनाना है इसको टर्पीनियोल्स को, सही। तो इसमें आपने यूज करना है पाइनीन। पाइनीन जो है वो बेसिकली पाइनीन जो है ये एक आइसोलेट है, सही। इसके थ्रू आप निकालेंगे या इसके थ्रू आप कन्वर्ट करेंगे टर्पीनियोल्स को, ठीक है। टर्पीनियोल्स में आप पाइनीन को कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो इसमें जो है आप जब ये पाइनीन से टर्पीनियोल्स की तरफ आते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप होता है और एक होता है डबल स्टेप, ठीक है। सिंगल स्टेप में क्या होता है कि एक ही वक्त में आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आप आ जाते हैं,
डबल स्टेप में आप आते हैं एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरफ, फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से आप आते हैं फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। ठीक, तो सिंगल स्टेप में आपने पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप में क्या होता है, पाइनिन लिया हुआ होता है आपने। ठीक है, पाइनिन को जो है आपने ये करवाया होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स लेटर। और एसीटोन से आप इन तीनों को जो पाइनिन को आप इन दोनों से रिएक्ट करवाते हो या इन तीनों का मिक्सचर बना देते हो और इसको 6 घंटे तक एज इट इज रख देते हो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपका बन जाते हैं टर्बिनियोल्स। ठीक है, इन टर्बिनियोल्स को आपने क्या करना है, प्यूरिफाई करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। सही। अच्छा, दूसरा स्टेप, दूसरी ये 1 स्टेप है। ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन में क्या है कि पाइनिन को आपने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाना है, लेकिन डाइल्यूट। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, पाइनिन ऑर्गेनिक है। इन दोनों को मिलाने के लिए जो है बीच में आपने एक इमल्सिफाइंग एजेंट डाला हुआ है। ठीक है, जो कि इन दोनों को एक सा कर देंगे, मिक्सेबल कर देंगे। ठीक, तो आप इमल्सिफाइंग एजेंट भी डाल देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर वो बनेगा टर्पिन हाइड्रेट। ये टर्पिन हाइड्रेट जो है इसकी जो है आपने ऑक्सीडेशन करानी है या डिहाइड्रेशन करानी है, किसके थ्रू, ऑक्सीजनेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थ्रू। टर्पिन हाइड्रेट की आप डिहाइड्रेशन कराते हैं ऑक्सीजनेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से या कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो आप बना देते हैं टर्पिनियोल्स। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि आप जो है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आपने उसको सेपरेट आउट कर लिया, आई थिंक हाँ, इसको आपने सेपरेट आउट कर लिया और इसकी सेपरेशन या इसकी डिस्टिलेशन या इसकी आइसोलेशन ज़्यादा आसान है निस्बतन इससे। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसको आपने इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं तो आसानी से आप फिर इसकी जो है वो डिहाइड्रेशन करके टर्पिनियोल्स बना देते हैं। तो मोस्टली जो है वो आप सेकंड नंबर का रिएक्शन प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इसकी सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन आसान होती है। सही, देन दैट ऑफ टर्पिनियोल्स। तो यहाँ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। लास्ट टॉपिक है परफ्यूम फॉर्मुलेशन। This is the very main topic of our class, perfume formulation. हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है परफ्यूम्स का। अब हम बात करेंगे कि जो है वो परफ्यूम को बनाते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, कितनी कितनी चीज़ें ऐड करेंगे। तो परफ्यूम बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं, एक सिंगल मटेरियल नहीं होता, इट इज़ द ब्लेंड ऑफ number of ingredients. These numbers may be in 300 even 500। ठीक है, 500 ingredients भी हो सकते हैं एक सिंगल परफ्यूम के अंदर। दूसरा ये है कि जब आप परफ्यूम बना रहे होते हैं तो इसके अंदर 3 तरह की चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, फिक्सेटिव, दूसरा जो है वो ओडोरस सब्सटेंस, और तीसरा जो है वो आप इसके अंदर व्हीकल्स को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, तो मेजर पार्ट जो है वो व्हीकल का होता है और इसमें बहुत माइनर पार्ट ओडोरस सब्सटेंस और इससे भी माइनर पार्ट फिक्सेटिव्स का होता है। जो आपका ओडोरस सब्सटेंस होता है जो कि 4 तरह के होते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नेचुरल, आइसोलेट, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। ठीक, तो एक एग्जांपल है हमारे पास, मैं इसकी एक पिक्चर शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो।
जिसके अंदर आपकी पूरी कैलकुलेशन एक सिंगल फ्रेग्रेंस बना रहे हैं, वो परफ्यूम या सेंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स, नंबर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स की क्वांटिटी लिखी हुई है कि इतनी क्वांटिटी यूज़ की है, नंबर ऑफ सेमी सिंथेटिक जो है वो आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, आपने सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, आपने फिक्सेटिव्स यूज़ किए हैं, आपने आइसोलेट्स यूज़ किए हैं, ठीक। फिक्सेटिव्स में भी एनिमल फिक्सेटिव्स और सिंथेटिक फिक्सेटिव यूज़ किया है, ठीक। तो एक फार्मूला बनाने के लिए या एक सेंट बनाने के लिए इसके बैकअप पर कितने नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उस पर एक छोटी सी स्टडी की थी कि जो आपका जो चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा या पिक्चर के वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, तो उसमें उसकी छोटी सी एनालिसिस की है कि उसके अंदर जो ओडोरस सब्सटेंस आपने यूज़ किए हैं वो है 0.19%, और जो आपने फिक्सेटिव्स यूज़ किए हैं वो है आपका 0.013%, और जो आपने वेहिकल यूज़ किया है वो आपने किया है 99.79%. So the major part is vehicle and the very little quantity of odorous substance still contains the number of substances of odorous substance, number of substances of fixatives as being fixative. तो ये है। अच्छा, ये तो आपकी कॉमन फॉर्मुलेशन हो गई, ठीक। तो एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो उसमें आप थोड़ी सी एनालिसिस कीजिए अपनी कि कोई परफ्यूम है, उसके सामने आपके पास ये इतने नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं। ये इंग्रेडिएंट्स इसमें तो कम लिखे हुए हैं, 300 भी हो सकते हैं, इवन 500 भी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। तो एक सेंट जो है बता दिया था कि ये एक ब्लेंड होता है, सही। तो इसके अलावा और मज़ीद क्या बताना था इसमें, हाँ। अच्छा, जो परफ्यूमर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि आपका जो एंड रिजल्ट है वो आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। हंड्रेड्स ऑफ ये जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें 1 in 100 आप यूँ कह सकते हैं कि दे गेट द सक्सेस, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी को फिर वो मज़ीद आगे बढ़ा रहे होते हैं, ठीक। तो देयर आर सो मेनी फेलियर्स, ठीक है। इसमें एक लेसन भी मिलता है, आपने कंटिन्यू मेहनत करती रहनी है, ठीक, जब तक कि आप पास ना हो जाए, सही। बहरहाल, तो यहाँ पर आपने जो है वो सिंपल कैलकुलेशन देख ली कि ऑर्डर सब्सटेंस भी इतना नहीं होता, फिक्सेटिव भी इतना नहीं होता, मेन व्हीकल आपका 99% होता है या 99.7%। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट दे देते हैं आपके परफ्यूम के अंदर, गॉट इट। अच्छा, तो इसमें आप फिर क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी एनालिसिस इसमें जो है वो आपकी कौन कौन सी होती है, क्वालिटी एनालिसिस, ठीक। अच्छा, क्वालिटी एनालिसिस के लिए अभी तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें आप क्रोमेटोग्राफी से भी आप जो है वो, अगर आपके पास एक परफ्यूम आता है, जो परफ्यूमर्स होते हैं जो इनके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उनके पास ये टेक्निक्स होती हैं कि भाई क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आपने जो है वो इसके अंदर मालूम कर लिया कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, या फिर स्पेक्ट्रोमेट्री, चाहे वो इंफ्रारेड हो चाहे वो अल्ट्रा वायलेट हो, इसके थ्रू भी ये नंबर ऑफ सीरीज ऑफ केमिकल्स की पूरी सीरीज निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, सही। क्वालिटी एनालिसिस इसकी इस तरह से होती है, सही। बाकी इसका अगर आपने कोई दूसरा क्वालिटी एनालिसिस करनी है तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि डिस्कस करते हैं परफ्यूम की जो क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, जिसमें आप उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, उसमें आप इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख रहे होते हैं, उसमें आप इसका ऑप्टिकल रोटेशन देख रहे होते हैं, उसमें आप इसका एसिड नंबर देख रहे होते हैं, और उसमें आप इसका ईस्टर नंबर देख रहे होते हैं, ठीक है। दीज आर सम कॉमन टेस्ट दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन परफ्यूम, ठीक, इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। और अगर आपने किसी अननोन मतलब कोई परफ्यूमर है, उसके पास कोई अननोन सैंपल आ गया परफ्यूम का, तो अननोन सैंपल आ गया तो उसके पास तो वो एनालिसिस करेगा थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री,
जो कि अल्ट्रावायलेट या आपका इंफ्रारेड हो सकती हैं, या फिर वो क्रोमेटोग्राफी से करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्लास का एंड करते हैं। इसके अलावा कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि किस तरह के परफ्यूम्स होते हैं। जैसे सिट्रस हो गए, जैसे वुड सी हो गए, जैसे स्पाइसी हो गए, सही, तो इस तरह के होते हैं। फ्लोरल हो गए, मस्क हो गए। ठीक, तो ये आपका जो है वो परफ्यूम से रिलेटेड आपका यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इनिशिएट करेंगे, अगर ये सक्सेसफुल रहा और आपको समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लेवर्स क्या होते हैं और फ्लेवर्स को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर यूट्यूब चैनल बना तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।